हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 17 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। आप किसी भी एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री में इसी फेज से बन रहे होते हैं। तो इन वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इनमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड मैं कराऊंगा वीडियोज़ के अंदर जो कि एक्स्ट्रा होगी। तो इन वीडियोज़ को भी ज़रूर आप देखिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। भारतीय संघ में रियासती राज्यों को शामिल करने में निम्न में से किन दो लोगों की जोड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो दो लोग हैं आपके सरदार पटेल और वीपी मेनन। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था कि ये जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम इन 1947, तो उनको इंटीग्रेट करने में इंडिया में इन्होंने वैरायटी ऑफ मींस यूज लिए ताकि ये इंटीग्रेट कर सकें इन प्रिंसली स्टेट्स को। ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो ये टेरिटरीज का इंडिया में, ये एक ऑब्जेक्टिव ये डिक्लेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर इसको काफ़ी अच्छे से परस्यू किया इंडिपेंडेंस के नेक्स्ट डेकेड के अंदर। तो इन दोनों ने बहुत मेन रोल प्ले किया था इसमें। और सरदार पटेल के कहने पे वीपी मेनन ने एक बुक भी लिखी जिसका टाइटल था द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो अगर कल को आपको क्वेश्चन बनता है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के ऑथर कौन है, तो वो आपका आंसर होगा वीपी मेनन। तो ये भी यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला वॉज द प्लेस वेयर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला वह स्थान था जहां, यहाँ गोलकदास लिख दिया, गोकुलदास लिखना था, ठीक है। तो ये भी एरर्स हो जाते हैं थोड़े बहुत। आपका आंसर है इसका डी, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के अंदर। तो ये आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि ये गांधी जी का ये पहला आश्रम ये कहाँ था? तो गांधी जी का पहला आश्रम बना था साउथ अफ्रीका में ट्रांसवैल के अंदर 1910 के अंदर। उसका नाम था आपका टॉल्स्टॉय फार्म। ये लियो टॉल्स्टॉय जिन्होंने की बुक लिखी थी वॉर एंड पीस, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे गांधी जी, लियो टॉल्स्टॉय की आइडियोलॉजी से। तो फिर उनके सम्मान में इन्होंने वहाँ पे जो आश्रम है उसका नाम रखा था टॉल्स्टॉय आश्रम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कब बनना था? 1910 में, टॉल्स्टॉय फार्म इन ट्रांसवैल साउथ अफ्रीका। किसके ऑनर में ये नाम रखा था? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने कौन सी बुक लिखी थी? वॉर एंड पीस। कई सारे क्वेश्चन इससे बन गए आपके, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था ये 1885 के अंदर, ठीक है। और ये फाउंड किसने की थी पार्टी? ये की थी एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन रहे थे? वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। ये भी आपको दो क्वेश्चंस याद रखने हैं। वो पूछेगा किसने फाउंड किया? एओ ह्यूम। और पहले प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बनर्जी। और एक और क्वेश्चन बनता है, उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? ये आपके आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं कवर करूंगा। वाइसरॉयज के ऊपर शायद हो सकता है मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूं। तो ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। Who was the chairman of the Union Powers Committee of the Constituent Assembly of India? भारत की संविधान सभा में संघीय शक्तियों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके कौन से अध्यक्ष कौन रहे थे? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कौन सी जो थी, तो उसका अपने देखें कौन सी कमेटी के कौन से अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे बी आर अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यहाँ पे एंटर दबाना चाहिए था। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के थे वल्लभ भाई पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी या फिर मतलब कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सरदार पटेल नहीं है स्टेट्स कमेटी का, इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए स्टेट्स कमेटी के हेड कौन थे अपने, और आपको दे दे पहला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप बाकी तीन ऑप्शंस पढ़ोगे ही नहीं और गलत आंसर टिक कराओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टेट्स कमेटी के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है।
स्टीयरिंग कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नेशनल फ्लैग के एडहॉक कमेटी थी उसके भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो क्या क्या है आपके, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, रिकॉल ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवल्स प्रपोजल्स, माउंटबेटन प्लान। तो सबसे पहले आपका आया था क्रिप्स मिशन इन 1942। क्रिप्स मिशन के लिए गांधी जी ने कहा था अ पोस्ट डेटेड चेक और ना क्रम्बलिंग बैंक, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आ जाता है आपका स्टेटमेंट कि किसने पूछा था, किसने कहा था, गांधी जी ने। किसके लिए कहा था, क्रिप्स मिशन के लिए, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। तो ये क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में, ठीक है। सेकंड अब देखते हैं, उसके बाद आपका हुआ था रिकॉल ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो, ये हुआ था 1943 में। फिर आपका क्या हुआ, आपका लॉर्ड वेवल्स के प्रपोजल आए थे, ठीक है। शिमला के अंदर अपनी मीटिंग हुई थी, वहां पे दिया था 1945 के अंदर लॉर्ड वेवल ने। फिर नेक्स्ट अपना क्या है, कैबिनेट मिशन आया था इंडिया 1946 में, ये मार्च के अंदर आया था, ठीक है। मंथ यहां पे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो नेक्स्ट जो हुआ था फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये भी आपका हुआ था 1946 के अंदर, लेकिन ये आपका हुआ था सितंबर में, ठीक है। और लास्ट में आपका माउंटबेटन प्लान 1947 के अंदर आया था। तो आपका DBECAF, DBECAF कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ये हो गया आपका, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं सारा का सारा जो मैंने बताया था। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये सत्याग्रह जो शुरुआत करनी थी, गांधी जी चाहते थे कि एक आश्रमाइट शुरुआत करे इसकी। तो आश्रमाइट आचार्य विनोबा भावे थे, इसलिए इन्हें चूज किया क्योंकि ये मतलब कि बहुत ही बढ़िया आश्रमाइट थे, तो गांधी जी ने काफी पसंद करते थे। ही वॉज द स्पिरिचुअल एयर ऑफ गांधी जी। और गांधी जी के पॉलिटिकल एयर कौन थे, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो आपके सेकंड इंसान थे जिन्होंने ये इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है पवनार, महाराष्ट्र के अंदर। पवनार महाराष्ट्र के अंदर गांधी जी खुद इंडिविजुअली गए आचार्य विनोबा भावे के पास, उनके आश्रम में, वहां पे पूछा कि क्या आप ये करना चाहते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने हाँ बोला, और उसके बाद गांधी जी ने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट निकाली थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पहले थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एट विच कांग्रेस सेशन वॉज द वर्किंग कमिटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को नागरिक अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो वो आपका था लाहौर सेशन। लाहौर सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जितनी भी आपको डिटेल्स मिले आप उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इस सेशन से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे आपके। लाहौर सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये 31 दिसंबर 1929 से 1 जनवरी 1930 पे हुआ था लाहौर सेशन। एंड इसके लाहौर सेशन में और क्या सिग्निफिकेंट बातें हुई थी। लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्वराज्य जो फ्लैग था वो होस्ट किया था एट द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का आपके डिक्लेरेशन हुआ था एज अ गोल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये हुआ था कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये भी डिसाइड किया गया था कि जनवरी 26 को हम हर साल अब इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो इंडिपेंडेंस डे है वो ऑब्जर्व करेंगे। और फिर CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या डिसाइड किया कि इसके अंदर कि वो सॉल्ट टैक्स पे अटैक करेंगे। सॉल्ट टैक्स जो लगता था उसके ऊपर अटैक करना था गांधी जी ने। ऑल्दो कि ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी इतनी नहीं थी कि सपोर्ट के अंदर कि सॉल्ट टैक्स को हम अटैक करें, लेकिन फिर भी ये रेजोल्यूशन पास हो गया था। गांधी जी के ऊपर सबने भरोसा दिखाया एंड इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्ट जिसने कि अपने को इंडिया को वर्ल्ड मैप पे ला दिया कि ये ऐसा क्या हो रहा है, कि कितनी सिग्निफिकेंट बात है। और इस चीज ने आपके जो कॉमन इंडियंस थे उनको फिर आपके फ्रीडम स्ट्रगल से भी जोड़ दिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्टिंग के अंदर इसको ओपोजिशन झेलना पड़ा था, लेकिन बाद में फिर सब लोग मान गए थे। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर ने की थी, गवर्नर जनरल ने की थी। तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी।
इंडिया के अंदर जो पहला पोस्ट ऑफिस तो लेकिन ये 1837 में एस्टेब्लिश हो गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। लेकिन जो अपनी पहली जो ये डाक टिकट थी ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1852 के अंदर बाय सर बार्टल फ्रेरे, जो कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर थे किस प्रोविंस के, सिंध प्रोविंस के। तो ये फर्स्ट स्टैंप्स जो कि वैलिड पोस्टेज स्टैंप जिन्हें थ्रू आउट इंडिया वैलिड माना गया था, वो 4 वैल्यूज के अंदर आई थी अक्टूबर 1854 के अंदर। कौन सी? आधा आना, 1 आना, 2 आना और 4 आना की ये स्टैंप्स थी। और ये सिस्टम इंट्रोड्यूस ये किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो थी सर बार्टल फ्रेरे। और जो फर्स्ट एडेसिव स्टैंप वो कौन सी थी? सिंडे डॉक। ये भी आप याद रखेंगे। पहला पोस्ट ऑफिस 1837, इंट्रोड्यूस कब हुई, पहली बार स्टैंप लाई गई वो 1852, लेकिन जब थ्रू आउट इंडिया जो वैलिड रहे वैसी स्टैंप आई थी 1854 के अंदर। कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। ये कई सारी चीजें हैं, इन डिटेल्स में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग अलग डिटेल्स हैं, इन सबको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? महात्मा गांधी ने भारत में अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत निम्न में से किस स्थान पर की थी? तो वो की थी चंपारण में, ये 1917 के अंदर चंपारण बिहार, बाकी तीनों जगह आपकी जो हैं वो गुजरात के अंदर हैं। ठीक है, खेड़ा आपका हुआ था 1918 में, अहमदाबाद में भी 1918 के अंदर हुआ था अहमदाबाद का भी। ठीक है, 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर हुआ था, ये पहले हुआ था, खेड़ा वाला बाद में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बारदोली जो आपका सत्याग्रह ये गांधी जी का नहीं, ये सरदार पटेल का था, ये 1928 के अंदर हुआ था शायद। तो ये सरदार पटेल का था और इसके बाद ही, सत्याग्रह के बाद ही सरदार पटेल को बारदोली की जो औरतें थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी, तो तब से नाम पड़ा था इनका सरदार पटेल। ये देखिए डेट्स मैंने यहाँ पे दे भी रखी हैं, आपको याद कर लीजिएगा आप ये डेट्स। तो पहले अहमदाबाद वाला आया था, ये आप याद रखेंगे। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा वॉज ओपनड इन, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब चालू की गई थी? तो वो आपकी की गई थी 1853 के अंदर। ठीक है, तो इंडियन टेलीकॉम की जो हिस्ट्री स्टार्ट की जाती है, जब टेलीग्राफ जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब से ये आपकी इंडियन टेलीकॉम की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 1850 के अंदर ये क्या था, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट की थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच के अंदर। 1851 के अंदर इसको ओपन किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यूज के लिए, लेकिन सब्सिक्वेंटली इन्होंने 6400 किलोमीटर लंबी टेलीग्राफ लाइन ये ऑल ओवर इंडिया इन्होंने बिछानी शुरू की थी 1853 के अंदर। ये जो ऑल ओवर इंडिया हुआ ये 1853 के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसके पायोनियर कौन थे? विलियम ओ शोगनेसी, ये पायोनियर थे टेलीग्राफ और टेलीफोन इंडिया के। तो ये आपको नाम याद रखना है, विलियम ओ शोगनेसी। और सेपरेट आपका जो डिपार्टमेंट है टेलीग्राफ फैसिलिटी के लिए ये 1854 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, और ये तब टेलीग्राफ लाइंस आपके पब्लिक के लिए ओपन की गई थी, और उस टाइम वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड डलहौजी। कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं ये जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की है आपको, कि पहली आपकी एक्सपेरिमेंटल कब स्टार्ट की थी? 1850 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यूज कब स्टार्ट हुआ? 1851 के अंदर। लाइंस बिजनी कब शुरू हुई? 1853 के अंदर। कौन थे पायनियर? विलियम ओ शोगनेसे। और ये सेपरेट ये टेलीग्राफ फैसिलिटी का डिपार्टमेंट 1854 के अंदर स्टार्ट हुआ जब ये पब्लिक के लिए खोली गई, और उस टाइम वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड डलहौजी। टू विच प्रोफेशंस डिड द अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग? तो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले आरंभिक नेता मुख्य रूप से किस पेशे से संबंधित होते थे? लॉयर्स तो चलिए आपको सबको पता है, आपके थे गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये सारे लॉयर्स ही थे। सरदार पटेल भी लॉयर थे। ठीक है, तो ये सारे लॉयर्स थे। जर्नलिस्ट अब देखेंगे आपकी सबने अपने न्यूज़पेपर्स लगभग चला रखे थे। आप देखेंगे आपके ये केसरी न्यूज़पेपर ये बाल गंगाधर तिलक ने ही स्टार्ट किया था, मराठा न्यूज़पेपर था ये। तो ये आपका ये जर्नलिस्ट हो गए। गांधी जी ने कई सारे चला रखे थे, जैसे कि यंग इंडिया, हरिजन, ये गांधी जी के थे। हरिजन गांधी जी का खुद का था। और टीचर्स का आप अगर देखें तो आप देखें आचार्य JB कृपलानी थे, वो टीचर थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आप नाम मत लीजिएगा क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी ये पारसी इंटेलेक्चुअल थे, एजुकेटर थे, कॉटन ट्रेडर थे और अर्ली इंडियन पॉलिटिशियन एंड सोशल लीडर। ठीक है, इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को किसने लिखा था? तो वो आंसर आपका होगा दादा भाई नौरोजी ने। और इसमें इन्होंने जो इंडिया की जो वेल्थ ड्रेन है जो ब्रिटेन में जारी थी उसके ऊपर अटेंशन लेके आए थे वो। और ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे 1892 टू 1895 ये मेंबर रहे थे किसके? हाउस ऑफ कॉमन्स के। ये सिग्निफिकेंट बात है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि इलेक्टेड हाउस है उसमें ये इलेक्ट हुए थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है दूसरा, जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस जो कि अपने राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, और हाउस ऑफ कॉमन्स अपने लोकसभा के इक्विवेलेंट है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे एंड ही वाज द फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। Some of the important peasant revolts of 19th colonial India, 19th century colonial India आएगा, and their leaders were as follows। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में हुए कुछ महत्वपूर्ण किसान विद्रोह तथा उनके नेताओं के नाम नीचे दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से सही हैं। तो संथल रेबिलियन, सिद्धू एंड कान्हू, ये इनके लीडर थे, सही है। खोंड्स ऑफ घुमसर, ये चक्र बिश्नोई, इन्होंने बाद में जो थे अपने अंकल की डेथ के बाद इन्होंने इसको मतलब कि लीड करना स्टार्ट कर दिया था, ये सही है। सवार रेविलियन जो थे राधा कृष्णन दंडसेना, ये सही है। पबना अपराइजिंग केशव चंद्र रॉय, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया करेक्ट आपका बी 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देखेंगे संथल रेबिलियन ये 1855 के अंदर झारखंड के अंदर हुआ था। ठीक है। सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू ये इनके लीडर्स थे। चक्र बिश्नोई ये कमांडिंग चार्ज ले लिया था खोंड रेबिलियन का आफ्टर द डेथ ऑफ हिज अंकल डोरा बिसोई सॉरी, ये उड़ीसा के अंदर हुआ था 1840 के अंदर। और ये पलकी मेडी उड़ीसा के अंदर सबरा जो रेबिलियन हुआ था, ये सबरा क्या है? एक एबोरिजिनल ट्राइब, मतलब वहाँ की जो लोकल ट्राइब है वो गंजम की, वहां पे हुआ था ये, उनका रेबिलियन था। इट वाज लेड बाय राधा कृष्ण दंडसेना। ठीक है। ये हुआ कब था? 1856-1857 में उड़ीसा के अंदर। पबना पीजेंट अपराइजिंग 1873 टू 76 हुआ था, ये बंगाल के अंदर हुआ था जमींदार के अगेंस्ट। इट वाज लीड बाय केशव चंद्र रॉय। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये कॉर्नवालिस ने कब स्टार्ट किया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1793 के अंदर हुआ था ये। द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनविसेज्ड अ, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में कल्पना क्या की गई थी कि क्या बताया गया था? इंडिया होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। आज भी इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स ही है। अपने अगर पूछा जाए इंडिया क्या है तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, या कहते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है अपना इंडिया का। ये कंप्लीट फेडरल नहीं है, ये कंप्लीट यूनिटरी स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। एक हो जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो नहीं है अपना यूनियन ऑफ यूनिटरी स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये अपना बीच का सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसने क्या प्रपोज किया कि इंडिया के अंदर 3 टीयर होंगे, एक प्रोविंसेस, एक प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स और एक सेंटर। ठीक है। सेंटर की पावर कन्फाइंड रहेगी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी एंड कम्युनिकेशंस तक, और प्रोविंसेस के बाकी अदर पावर्स होएगी। ठीक है। और इसके अंदर ग्रुपिंग की गई प्रोविंसेस की कि यहाँ पे अपने वेस्टर्न इंडिया का और ईस्टर्न इंडिया के जो पार्ट्स है इनको ये मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा, और बाकी आपका जो रीजन बचेगा ये हिंदू मेजोरिटी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इस मिशन की कि ये प्रिंसली स्टेट्स का क्या फेट होएगा उसके बारे में इस मिशन ने कुछ भी नहीं बताया था। When was the first passenger train run in India? भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब चली थी? तो वो आपकी चली थी अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे में। लेकिन पहली जो इंडिया की जो ट्रेन जो ऑपरेशनल थी वो आपकी दिसंबर 1851 के अंदर चली थी। वो लोकलाइज्ड ये कैनाल कंस्ट्रक्शन वर्क था, उसको जो सामान था उसको खींचने के लिए काम में ली जाती थी। लेकिन पैसेंजर ट्रेन आपकी चली थी 1853 के अंदर बोरी बंदर इन मुंबई टू थाने।
ठीक है, इसने 34 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था और इसके 3 लोकोमोटिव्स थे। कौन कौन से? साहिब, सिंध और सुल्तान। कॉमरेड्स, सोल्जर्स, लेट अस ओवर बैटल क्राई बी टू डेली। दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय कॉमरेड, सैनिकों आओ युद्ध का सिंहनाद करें, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। ये नारा किसने दिया था? तो ये सबको पता है, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो वो आपका किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, ये जो अपना जो नेशनल फ्लैग था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 के अंदर। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, जुलाई 22 1947। ये अपना इंडियन डोमिनियन का ऑफिशियल फ्लैग बन गया था। ये फ्लैग स्वराज्य फ्लैग जो कि पिंगली वेंकैया ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए डिजाइन किया था, उसके ऊपर बेस्ड था। ये अपना ट्राई कलर है, जिसमें आपको ध्यान होगा ऊपर ऊपर सैफरॉन, बीच में व्हाइट, नीचे नीचे ग्रीन। ये आपका जो बीच में जो अशोक चक्र जो होता है, ये आपके 24 इसके अंदर स्पोक्स हैं, वो होएगा। और 3:2 इसके डायमेंशंस रहते हैं, 3:2। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कुछ एक बातें आपने नेशनल फ्लैग के बारे में। विच स्टेप वॉज एडवोकेटेड बाय केशव चंद्र सेन टू ब्रेक कास्ट बैरियर्स इन बंगाल? बंगाल में जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए केशव चंद्र सेन के द्वारा किस उपाय की वकालत की गई थी? तो वो की गई थी आपकी इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, केशव चंद्र सेन ये फिलोसोफर थे और सोशल रिफॉर्मर थे बंगाल के अंदर, और ये एक ब्रह्म समाज इन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया था 1856 के अंदर, लेकिन बाद में फिर खुद का एक ब्रेकअवे फैक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया, भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज 1866 में। और ब्रह्मो समाज फिर देवेंद्र नाथ टैगोर की लीडरशिप में ही रहा। लेकिन जो 1878 के अंदर इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इन्हें अबंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कैंपेन करते थे, लेकिन इनकी खुद की बेटी की चाइल्ड मैरिज हुई थी, इसलिए इनके फॉलोअर्स ने इन्हें अबंडन भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राइकलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो वो है आपका लाहौर कांग्रेस 1929। मैंने कहा था ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, बार बार आएंगे। तो यही था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नॉन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों ने, जिन्हें लाल कमीज के नाम से भी जाना जाता है, क्या आह्वान किया था? तो उन्होंने ये आह्वान किया था कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड अ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ये इन्होंने इसका आह्वान किया था। जो खुदाई खिदमतगार हैं, ये क्या था? ये पास्टन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट था। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है बलोचिस्तान, उसके अंदर ये था। इन्हें रेड शर्ट्स भी कहते थे। और ये ओरिजिनली सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था जो फोकस करता था एजुकेशन पे, और ये जो ब्लड फ्यूड्स, ये जो खूनी द्वंद्व हो जाता था पठानों के बीच में, उसे रोकने के लिए। और इस मूवमेंट को फाउंड किसने किया था? खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, इन्हें लोकली बच्चा खान या बादशाह खान भी कहते हैं। 1930 में फाउंड किया था। और खान अब्दुल गफार खान को अपने और किस नाम से जानते हैं? वो है आपका TI फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहते हैं। तो कल को क्वेश्चन आए फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो हर कोई कर देगा मेरे ख्याल से। Which among the following regulations made English as a medium of education compulsory in government-aided schools and colleges? निम्न में से किस अधिनियम ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बना दिया था? तो वो थे आपके मैकेले मिनट्स ऑफ 1835। तो ये मैकेले वॉज द सेक्रेटरी टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर लॉर्ड ग्रे। लॉर्ड ग्रे कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के 1830 टू 1834, 1830 से लेके 1834 तक। ठीक है, लॉर्ड मैकेले ने काम किया 1832 से 1833 तक उनके अंडर काम किया। उसके बाद
जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 पास हुआ तो इसको अपॉइंट किया गया इन्हें फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, तो वो थे आपका मैकेले। तो ये इंडिया में आए 1834 के अंदर और इन्होंने सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्व किया 1834 टू 1838। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन आपकी इंट्रोड्यूस की थ्रू इस फेमस मिनट ऑफ February 1835. On account of his very significant role in preventing large-scale communal rioting in Bengal on the eve of partition, who was referred to as one-man army. विभाजन की पूर्व संध्या पर बंगाल पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़कने से रोकने में उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका के कारण निम्न में से किन्हें वन मैन आर्मी का नाम दिया गया था? तो ये था आपके महात्मा गांधी। दिया किसने था? ये दिया लॉर्ड माउंटबेटन ने था। ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने स्टार्ट कहां से किया था अपने ये राइट्स रोकने ये स्टार्ट किया था नोआखली के श्रीरामपुर विलेज से। श्रीरामपुर नाम इसका हिंदू विलेज था लेकिन इट वॉज अ मुस्लिम मेजोरिटी विलेज, तो वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था आपका। तो और उस टाइम बंगाल के गवर्नर वॉज यूज टू बी सुहरावर्दी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूट दिए थे गांधी जी को, एक लेटर लिखा था उसके अंदर इन्होंने बोला था वन मैन आर्मी, क्योंकि गांधी जी ने अकेले नहीं दंगे रोक दिए थे इस साइड में तो आपके बंगाल में, और वहां पे पंजाब के अंदर पूरी पूरी कंपनीज आपकी लगा रखी थी पैरामिलिट्री और की, तो भी इनसे दंगे नहीं रोक पा रहे थे। तो दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट कि गांधी जी ने दंगे रोके थे अकेले, सिंगल हैंडेडली। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वॉज मेनली इन्वेस्टेड इन। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी मुख्य रूप से लगी हुई थी किसमें? वो लगी हुई थी आपके एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर के अंदर मेनली ब्रिटिश इन्वेस्ट इसलिए करते थे क्योंकि इन्हें जो रॉ मटेरियल जो चाहिए होता था इंडस्ट्री के लिए वो यहां से मिलता था आपको। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड सुभाष चंद्र बोस कंटेस्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 1939? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस कारण से कांग्रेस का अध्यक्षीय चुनाव लड़ा था? तो वो लड़ा था इन्होंने इन सपोर्टिंग एग्रेसिव पॉलिसीज विच वर ओपोज्ड बाय द कांग्रेस लीडर्स, उन आक्रामक नीतियों के समर्थन में जिनका कांग्रेस नेताओं के द्वारा विरोध किया जाता था। अच्छा, इनके ओपोजिशन में कौन खड़े हुए थे? वो आपके खड़े हुए थे भोगा राजा पटाभी सीतारमैया। भोगराज पटाभी सीतारमैया ये इनके ओपोजिशन में खड़े हुए थे। इन्हें गांधी जी ने नॉमिनेट किया था 1939 के अंदर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी आपके 1938 के अंदर प्रेसिडेंट रह चुके थे। कौन से सेशन के? हरिपुरा सेशन के 1938 के अंदर। ये 1939 का सेशन था त्रिपुरी सेशन, इसके अंदर री इलेक्शन की इन्होंने कोशिश की। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई फिर? प्रॉब्लम ये हुई कि जो भी राइट विंग फैक्शन था कांग्रेस का, जैसे कि राजा जी हो गए, जमनालाल बजाज हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सब ने रिजाइन कर दिया जैसे ही सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए। जो लेफ्ट विंग फैक्शन रहा था जैसे कि आपके नेहरू जी और मौलाना आजाद, और ये कांग्रेस के अंदर है क्योंकि इनके सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे। लेकिन राइट विंग फैक्शन ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस के टूटने के आपके कगार पे आ गई। तो उस टाइम फिर गांधी जी ने इंटरवीन किया, सुभाष चंद्र बोस से रिजाइन करवाया, और तब जाके आपकी बात कुछ बनी थी, अदरवाइज कांग्रेस बुरी तरह से टूट जाती थी उस टाइम। तो ये चीज आप याद रखेंगे। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। व्यपगत के सिद्धांत को सबसे पहले किस रियासती राज्य पर लागू किया गया था? तो वो था आपका सतारा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये वैसे डलहौजी लेके नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने इसे प्रोपेगेट बहुत किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। तो इसमें जो सबसे पहले जो स्टेट जो इन्होंने हड़पी थी वो थी आपकी सतारा। झांसी को 1854 के अंदर हड़पा था। तो ये आपसे ईयर पूछा जा सकता है, झांसी को कब हड़पा था? वो था 1854 के अंदर। अवध कहा जाता है शायद इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यूज लिया हो, लेकिन क्या एक्चुअल रीजन इन्होंने दिया था वो हम आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। Which of the following were the three landmarks of Dalhousy's administration? डलहौजी के प्रशासन में की 3 उपलब्धियां निम्न में से कौन सी थी? तो ये आपकी इंडियन रेलवे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और टेलीग्राफ।
इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान है 1935 के अंदर हुआ था, उस टाइम था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो आपके वाइस रॉय थे। तो आपका करेक्ट आंसर सॉरी 1835 नॉट 1935 1835, और तो फिर आपका 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक 1935, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 1853, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन 1851। वैसे आपके कॉमर्शियल के लिए आपके 1853 था, आपको ध्यान होगा, लोगों के लिए जो खुली थी। और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1854। द इंडियन यूनिवर्सिटीज वर फर्स्ट फाउंडेड इन द टाइम ऑफ, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पहली बार किसके समय में हुई थी? तो वो हुई थी आपके लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास सेटअप हुई थी 1857। लॉर्ड भी आपको ईयर भी आपको याद रखना है 1857 में। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता जो थी ये पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी थी जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। ये एस्टेब्लिश हुई थी 24 जनवरी 1857 में, और ये इट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन साउथ एशिया टू बी एस्टेब्लिश्ड एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड सेकुलर वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है बात। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग, स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हुआ था ये एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, एंटी बंगाल, ये बंगाल का पार्टीशन किसने स्टार्ट किया था? कर्जन ने 1905 में, तो उसको अपोज करने के लिए ये आपका स्टार्ट हुआ था। One of the following was not involved in the चित्तगोंग आर्मरी रेड 1934. Who was he? इनमें से एक व्यक्ति 1934 में हुए चिटगांव शस्त्रदार धावा में शामिल नहीं था, वह कौन था? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गुप्ता। ठीक है, चित्तगोंग आर्मरी रेड जो थी ये अप्रैल 1930 के 34 के अंदर वहां पे दे रखा है, यहाँ पे 1930, हे भगवान। ये जो आपकी आर्मरी रेड वैसे क्वेश्चन में 1934 दे रखा है, ये हुई आपकी अप्रैल 1930 के अंदर थी, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इसको। तो ये आर्मरी रेड जो हुई थी ये बंगाल प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में हुई थी, आर्म्ड रेवोल्यूशनरी जिन्हें लीड किया था सूर्य सेन ने। ठीक है, तो आप लीडर का नाम याद रख लीजिए, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो वैसे इनके लीडर को आप याद रख लीजिए, सूर्य सेन जो थे उन्होंने लीड किया था इस आर्म्ड रॉबरी को, बाकी आपको नाम याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the Nagpur session of the Congress in the year 1920, who among the following moved the main resolution on non-cooperation? वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्न में से कौन असहयोग का मुख्य प्रस्ताव लेके आया था? तो वो थे आपके चित्तरंजन दास, सीआर दास। इंटरेस्टिंगली जो आपका उससे पहले जो स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का कैलकाटा के अंदर, उसके अंदर सीआर दास ने ये ओपोज किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर्मली आपका 1 अगस्त 1920 में आया था, और उस दिन आपके बाल गंगाधर तिलक की भी डेथ हुई थी। तो ये सीआर दास ने जो आपके कैलकाटा के स्पेशल सेशन में ओपोज किया था, लेकिन जो आपके ये लाहौर सेशन हुआ इसके अंदर इन्होंने मेन रेजोल्यूशन को पास किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और जो आपका कैलकाटा का जो स्पेशल सेशन था उसको आपके प्रेसिडेंट थे आपके लाला लाजपत राय। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेशल कांग्रेस का जो कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ था इसको किसने प्रिसाइड किया था? लाला लाजपत राय। ये आप जो लाहौर सेशन है इसके बारे में ज्यादा आपको लीडर की प्रेसिडेंट की याद करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942, व्हाट अदर सेंसेशनल एक्टिविटी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वाज डन ऑन 9 अगस्त? 9 अगस्त 1942 को अपना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 9 अगस्त को एक और बड़ी सनसनीखेज एक कार्य किया गया था। वो कौन सा था? तो वो था आपका काकोरी मेल ट्रेन रॉबरी। तो ये काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी जो है, या फिर इसको कहें काकोरी जो मेल ट्रेन जो रॉबरी, ये हुई थी आपके 9 अगस्त 1925 के अंदर। इस को मतलब कि प्लानिंग प्लॉटिंग इसकी किसने की थी? वो की थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने, जो कि बिलोंग करते थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या HRA को, जिसे कि बाद में रीनेम कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। ठीक है, 1928 के अंदर इसको ये नाम दे दिया गया था। भगत सिंह इसको बिलोंग करते थे। तो ये रॉबरी के अंदर जो थे एग्जीक्यूट किसने किया था? इसको एग्जीक्यूट किया था रॉबरी को एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहेरी, चंद्रशेखर आजाद,
सचिंद्र बख्शी, कशाब चक्रवर्ती। ठीक है, बाकी चलिए नाम का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन आपका चंद्रशेखर आजाद इसमें हो गए, राजेंद्र नहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, और ये कुछ एक नाम आपको याद रख लेने हैं। Who evolved the national consciousness as a formal concept? राष्ट्रीय चेतना को एक औपचारिक अवधारणा के रूप में किसने विकसित किया था? तो वो किया था आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये पॉलिटिकल लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये 1848 में इनका बर्थ हुआ और 1925 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने जो कि ही वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन नेशनल और एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन आपका बनता है यहां से। तो ये डिटेल के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन को फाउंड किसने किया था? वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राज्य पे जोर दिया था। वो कब दिया था? तो ये इन्होंने लाहौर सेशन में दिया था 1940 के अंदर। इंटरेस्टिंगली इस के अंदर इस सेशन में पाकिस्तान नाम का जिक्र नहीं था। सेपरेट मुस्लिम स्टेट का जिक्र था, लेकिन पाकिस्तान नाम इसके अंदर इन्होंने जिक्र नहीं किया था। और इसको रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किसने किया था? वो किया था AK फजलुल हक ने। तो इसके अंदर क्या था कि आपके जैसे ही ध्यान होगा, वेस्ट और ईस्ट पार्ट्स जो कि मुस्लिम मेजोरिटी थे, उन्हें कि आपको सेपरेट पाकिस्तान स्टेट बना दिया जाए। आपको ध्यान है बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, जिसे कि 16 दिसंबर 1971 के अंदर लिबरेट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका लाहौर सेशन था जिसके के अंदर आपके ये मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की थी। इससे पहले वरना जिन्ना ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था, लेकिन इसके अंदर अब जिन्ना को फायदा दिखने लगा था, जिन्ना ने अब की बार इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। प्रेजेंट किसने किया था रेजोल्यूशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AK फजलुल हक। The movement that came to an abrupt end because of the चोरी चोरा इंसिडेंट was। चोरी चोरा की घटना के बाद किस आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया गया था? तो वो आपका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चोरी चोरा के ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश के ये गोरखपुर के अंदर ये एक डिस्ट्रिक्ट है ये चोरी चोरा। तो वहां पे क्या होता कि डिमॉन्स्ट्रेटर्स कोई डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो पुलिस ने वहां पे ओपन फायर कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेटर ने फिर रिटेलिएट किया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। अब पुलिस स्टेशन को आग लगी तो उसमें जो भी पुलिस वाले थे सबकी मौत हो गई उसके अंदर। तो इसके अंदर 3 सिविलियन और 22 पुलिस वालों की मौत हुई। तो गांधी जी को ये चीज पसंद नहीं आई, तो गांधी जी ने फिर 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया था? तो वो थे AC वाडिया। ये वाडिया फैमिली के ही हैं, जो कि आपके नुस्ली वाडिया, नेस वाडिया और मिलेंगे, तो ये वाडिया फैमिली के ही हैं। What was the main reason for the split in the Indian National Congress at सूरत in 1907? 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 फाड़ होने का मुख्य कारण क्या था? तो वो था extremists lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government। ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता करने में नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव। ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? ये बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। और इधर जो ये आपका जो मॉडरेट्स का था ये आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। ये आपको याद रखनी है, बड़ी सिग्निफिकेंट बात की है। अगर क्वेश्चन आए गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो। गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन तो को किसने लिखा था? तो वो आपका लिखा था नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता 15th या 16th सेंचुरी पोइट थे गुजरात के। तो उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। ये नागर ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और इनका ये भजन वैष्णव जन तो ये गांधी जी का फेवरेट था और इनके साथ सिनोनिमस बन गया था। ये भजन वैष्णव जन तो तेनी करिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान ना आने रे। ये जो अभी गांधी जी की जो 150वीं जो जयंती हो रही थी, इसके अंदर फिर कई सारे जो फॉरेन के जो नेशंस थे उनके एम्बेसीज ने ये गाना रिकॉर्ड करके ये
भेजा था इंडियन गवर्नमेंट को, तो अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इसने इसका वीडियो भी बनाया था, ये उसके आप शायद यूट्यूब चैनल पे आप ये गाने को देख भी सकते हैं रिकॉर्डेड। After the annexation of Awadh in 1856, the king of Awadh, नवाब वाजिद अली शाह, was deported to 1856 में अवध के राज्यहरण के बाद अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो वो आपको ध्यान होगा कैलकाटा में, ये कल भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। Which of these battles proved decisive in the Anglo-French rivalry in India? भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदता में इनमें से कौन सा युद्ध निर्णायक साबित हुआ, तो वो था आपका बैटल ऑफ वांडीवॉश। ये बैटल ऑफ वांडीवॉश ये 1760 के अंदर लड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट ईयर आप याद रखेंगे। तो इसके अंदर ये क्या था कि फ्रेंच और ब्रिटिश का कन्फ्रंटेशन चल रहा था, यहाँ पे हेजिमोनी एस्टेब्लिश करने के लिए दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो फ्रेंच ने मतलब लड़ाई लड़ी अंडर काउंटे डी लैली के, और ब्रिटिश ने अंडर सर एरे कूट, और ये डिसाइसिव बैटल रहा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के अंदर। ये 7 साल चला था एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल 1756 टू 1763। तो ये इट वाज द थर्ड कार्नेटिक वॉर फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। ये कार्नेटिक रीजन कौन सा है, ये आपका जो ये कर्नाटक और इधर की साइड का जो रीजन है, जो ईस्टर्न घाट्स और कोरोमंडल कोस्ट जो कोस्ट है, इसके बीच के अंदर जो आपके मद्रास जो प्रोविंस थी उसके अंदर जो होता था उसको ये कार्नेटिक रीजन कहा जाता था। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वॉज गिवन बाय, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1930 में, यह आपको ध्यान ही होगा लाहौर सेशन। विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन एन इंटरिम गवर्नमेंट फाउंड इन द ईयर 1946, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो वो दिया गया था इनको फूड एंड एग्रीकल्चर। तो बाकियों के कौन कौन से पोर्टफोलियोज हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन होते आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिफेंस बलदेव सिंह, फाइनेंस लियाकत अली खान, ये ध्यान रखेंगे ये मुस्लिम लीग के थे लियाकत अली खान, इन्होंने बहुत न्यूसेंस क्रिएट की थी, ये पार्टीशन का रीजन बना था। यही रीजन था कि पार्टीशन के लिए सबसे पहले सरदार पटेल राजी हुए थे, क्योंकि ये मुस्लिम लीग ने काम करने नहीं दिया था। सरदार पटेल थे होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, ठीक है, और बिल्कुल भी ये काम नहीं करने दे रहे थे अपने फाइनेंस के अंदर, ये बिल्कुल ही बिल पास नहीं होने दे रहे थे लियाकत अली। ही वॉज द राइट हैंड मैन ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना, और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत रहे थे। एजुकेशन ये थे सी राजगोपालाचारी, लेबर जगजीवन राम जिन्हें हम बाबूजी भी कहते हैं, लॉ जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग के थे जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग वाले भी आप याद रखेंगे, बस ये सारे ही आप याद कर लीजिए, बढ़िया रहेगा कि इनमें से कोई सा बन सकता है, इससे ज्यादा आप याद मत करिएगा, याद बाकी सारे होंगे भी नहीं और करने की जरूरत भी नहीं है। Who spoke at the stroke of midnight when the world sleeps, India awakes to life and freedom? किसने कहा था मध्यरात्रि की बेला में जब पूरी दुनिया सो रही है भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जाग रहा है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनकी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच है ये दी थी इन्होंने 14 अगस्त 1947 मिडनाइट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को न्यू दिल्ली में। डलहौजी एनेक्स्ड अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर ऑन विच ग्राउंड, डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किस आधार पर संलग्न किया था, तो वो था एलिजिड मिस गवर्नेंस के आधार पे, ठीक है। तो ये कहा था कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रही है, तो इसको 1856 के अंदर बिना किसी स्ट्रगल के फिर एनेक्स कर लिया, और आपको ध्यान है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कैलकाटा फिर एग्जाइल में भेज दिया था। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में पहली अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी जेम्स ऑगस्टस हिकी, JA हिकी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका नाम था बंगाल गैजेट, ये स्टार्ट हुआ था 1780 के अंदर, ईयर भी आपको याद रखना है, आजकल ईयर पूछे जाने लगे हैं। When महात्मा गांधी set out on the दांडी मार्च, he was accompanied among others by, जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा पर निकले तब अन्य लोगों के बीच उनके साथ कौन थे, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू, की सरदार वल्लभ भाई पटेल तब तक अरेस्ट हो चुके थे उससे पहले ही। और लेकिन आपको याद रखना है दांडी मार्च पे ये दोनों निकले नहीं थे, ये वहां सी ऑफ करने आए थे लेकिन दांडी मार्च पे निकले नहीं थे। क्यों, उसका रीजन क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ आश्रमाइट्स को लेके जाना चाहते थे, तो अराउंड 78 शायद आश्रमाइट्स थे, बाद में 2 एक और जुड़ गए थे तो 80 हो गए थे बाद में। तो ये 78 या 80 आश्रमाइट्स के साथ ये निकले थे गांधी जी दांडी की ओर।
स्ट्रिक्टली ये आश्रमाइट्स को ही लेना चाहते थे, तो इसलिए ये लोग साथ में नहीं गए थे इनिशियल यात्रा के अंदर। द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट, गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था, तो वो था आपका इंडियन मिल ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्या हुआ था कि अहमदाबाद के अंदर 1918 के अंदर, जैसे मैंने बताया था, ये क्या हुआ था कि बोनस को लेके पंगा पड़ा था डीएनएस अलाउंस का। ये जो लेबरर्स चाहते थे 50% इंक्रीज अलाउंस के अंदर, क्योंकि प्राइसेस चीज़ों की बहुत स्टीपली राइज हो रही थी, लेकिन मिल ओनर्स 20% के लिए ही राजी थे। तो गांधी जी के पास पहुंचे, कहा कि आप सॉल्यूशन दीजिए, तो गांधी जी ने इसको फिर सॉल्यूशन दिया कि एक इसको मध्यस्थता की, आर्बिट्रेशन। तो ये अपने आप में अनोखी मध्यस्थता थी, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि लेबरर्स के साइड में तो थी अनसुया साराभाई, और जो मिल ओनर्स के साइड थे उनके भाई अंबालाल साराभाई। तो ये एक फैमिली फ्यूड भी बन चुका था। तो ये गांधी जी ने ना केवल खाली ये टेक्सटाइल मिल ओनर्स और जो ये लेबरर्स के बीच में ये आपस में जो कराई, शांति वार्ता कराई, बल्कि इन्होंने फिर ये जो पारिवारिक जो द्वंद्व था इसको भी खत्म किया। अच्छा, फिर अंबालाल साराभाई कौन थे? अंबालाल साराभाई जो थे ये आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता हैं, और डॉक्टर विक्रम साराभाई अपने पता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। और जब गांधी जी इंडिया में आए थे, इन्होंने एक दलित फैमिली जो थी उन्हें यहाँ पे ले लिया था अपने आश्रम के अंदर, दूधा भाई जो थे, दूधा भाई और उनकी फैमिली को ले लिया था। तो उससे क्या हुआ कि जो अपर कास्ट जो उनके पैटर्न थे आश्रम के, उन्होंने इनकी जो भी फंडिंग है बंद कर दी, तो इनका आश्रम लगभग बंद होने के कगार पे आ गया। लेकिन उस टाइम फिर जो अंबालाल साराभाई है वो गांधी जी को चेक पकड़ा के चले गए, और इस वजह से गांधी जी का आश्रम बच गया था। तो वहां पे डॉक्टर ये जो श्री अंबालाल साराभाई हैं, इन्होंने गांधी जी के आश्रम को उस टाइम बचाया था। तो दूधाबाई की जो बेटी थी वो थी लक्ष्मी जी ने की गांधी जी ने अडॉप्ट कर लिया था बाद में। और ये जो अनटचेबिलिटी जो उस टाइम होती थी और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने एक मैसेज देने के लिए लक्ष्मी की शादी एक ब्राह्मण के साथ कराई थी। What is the correct sequence of the following events? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो अपने देखें तो सबसे पहले ये बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 या 6 के अंदर, ठीक है, तो आपका सबसे पहले आ जाएगा 4। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 के अंदर, तो आपका पहला आ जाएगा। फिर आपका क्या हुआ था, ये आपका आया था रोलट एक्ट, आपका आया था 1919 के अंदर, ये आपका हो जाएगा 3। और फिर अपना डायर की भी 1919 के अंदर ही हुई थी, लेकिन ये बाद में हुई थी, ये मंथ्स का डिफरेंस हो जाएगा, मंथ्स आपको मैं बता दूंगा आगे। 4132 ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 4132। हाँ, तो ये रोलट एक्ट आया था मार्च के अंदर और डायर की आई थी दिसंबर 23, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू। द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट नाहन इज पार्ट ऑफ विच स्टेट नाउ? पूर्व रियासती राज्य नाहन अब किस राज्य का हिस्सा है? तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश का। नाहन ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर का हेडक्वार्टर है, और इसको फाउंड किया था राजा करण प्रकाश ने 1621 के अंदर, ठीक है। वो राजा जो करण प्रकाश थे, इन्हें पतंगे उड़ाने का बहुत शौक था, तो इन्होंने ट्रेडिशन स्टार्ट किया कि रक्षाबंधन के दिन पतंगे उड़ाई जाएंगी, और आज भी ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? कांग्रेस से अलग होने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? मैंने आपको बताया था ना, त्रिपुरी सेशन में फिर इनको रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया था। तो इन्होंने फिर रिजाइन करके फॉरवर्ड जो ब्लॉक था उसकी स्थापना की थी। इंडियन जो अपने आज़ाद हिंद फौज जो थी, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी फाउंडेशन नहीं की थी, ये आपके रास बिहारी बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये चीज आपको याद रखनी है, आज़ाद हिंद फौज मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। कल भी हम ये मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको आज काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को।